तो सबसे पहला चीज़ है प्रोग्रामिंग क्या होता है इसको समझ जाते हैं। प्रोग्रामिंग आप समझ जाइए एक तरीके का इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। इसको एक एग्ज़ाम्पल से अगर समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आप अपने छोटे बच्चे हैं या कोई स्टूडेंट है तो हम लोग इंस्ट्रक्शन जिस तरीके से देते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो उसी तरीके से कंप्यूटर हमारे लिए हमारे यूज़ का मशीन है। तो मैं इस मशीन को जैसा इंस्ट्रक्शन दूँगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो उसको इंस्ट्रक्शन देना हमको प्रोग्रामिंग के थ्रू दिया जाता है। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक तरह का लैंग्वेज है। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं घर पे या फिर हम लोग ह्यूमन एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो एक तरीके का लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जब ह्यूमन कंप्यूटर से बात कर रहा है तो उसको बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। तो प्रोग्रामिंग क्या है मैंने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। आप इसको समझ जाइए। स्टेप्स जो भी स्टेप्स है एक पर्टिकुलर टास्क को या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का स्टेप्स को आप जब कंप्यूटर को समझाते हैं, वो चीज़ को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी के वक़्त में, क्योंकि आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम का क्या ज़रूरत है? तो इसको पहले समझिए। जैसे कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी देखिए, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप किसी को कॉल किए, बात कर लिए या फिर जैसे कि मैं जो क्लास ले पा रहा हूँ ऑनलाइन, ये भी एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हो पा रहा है। तो दरअसल टेक्नोलॉजी जो भी बना, जो भी प्रोडक्ट आया टेक्नोलॉजी में, वो प्रोडक्ट किसी कंप्यूटर के थ्रू या किसी मशीन के थ्रू चल रहा है। तो जैसे कि ये मेरा प्रोडक्ट है सपोज़ कीजिए मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन एक तरह का मशीन है, इसको कंप्यूटर बोलिए, मशीन बोलिए। तो वो मशीन को मैं एक काम बोल रहा हूँ, वो काम कर रहा है, तो उसको बात करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हैं और उसको इन जो भी स्टेप्स है, जैसे-जैसे काम करना है, वो स्टेप्स मैंने उसे समझाया है, तो वो आज इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट वो मुझे हेल्प कर रहा है। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो। ठीक है? प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर रहा है? जैसे कि सपोज़ कीजिए हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है जैसे कि मैं कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हूँ। हमारे पास लाखों का सेल हो रहा है। मैं वो सेल को एक साथ ऐड करना, फिर उसका कितना प्रॉफ़िट आ रहा है, कितना उसका नेट मार्जिन है, ये सारी चीज़ हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं आजकल एक्सेल में काम कर रहे हैं या फिर बहुत सारी कंपनी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है या मार्ट में चले जाइए वो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो उन लोगों के पास प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया कि बिगर कैलकुलेशंस को हम लोग जल्दी कैसे करें? तो पहले की तरह अगर हम एक खाता लेकर के बैठ जाए और उसको सबको मैं सम कर रहा हूँ, फिर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तब जाकर के वो निकल रहा है। तो ऐसे काम काफ़ी लेंदी हो रहा था। कैलकुलेटर भी एक एग्ज़ाम्पल है हमारा अ, टेक्नोलॉजी का, क्योंकि कैलकुलेटर के पीछे जो भी कोडिंग लिखा गया है, वो कोड भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है? अब जैसे कि आपने एक चीज़ और सुना है ऑटोमेशन वर्ड, ये क्या है? ऑटोमेशन वर्ड आपको जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बहुत ही फेमस चल रहा है कि एआई, एआई सबके मुँह से सुन रहे हैं कि एआई क्या है? तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये जो चीज़ आपका कोई भी काम को ऑटोमेटिक कर रहा है, जैसे कि आप उसको कोई काम बोल दिए कि मेरे लिए एक ऐसे लिख दो, ये पर्टिकुलर रीज़न है। तो एक एआई आपके नीड को फुलफ़िल कर रहा है ऑटोमेटिकली, तो ये सारी चीज़ें भी प्रोग्रामिंग के थ्रू से होता है। अब ऑटोमेटिक में बहुत सारा काम है, जैसे कि मेरा शॉप ऑनलाइन चल रहा है, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। आप उसमें देख रहे हैं कोई भी बंदा बैठा, प्रोडक्ट पसंद किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ऑर्डर प्लेस हो गया, तो वहाँ पे तो कोई बैठ के आपका ऑर्डर तो नहीं ले रहा है, जैसे हम लोग दुकान पे बैठ के रहते हैं, हाँ भैया बताइए आपको क्या लेना है? जो चीज़ लेना है हम उसको निकाल के देते हैं, फिर कितना हुआ मैं बताता हूँ, तब जाके मैं उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट लेता हूँ। बट यहाँ पे जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह ये क्या हो गया, अपनी चीज़ों को ऑटोमेटिक कर रखा है। आप खुद से आइए, आपको जो पसंद है, आप देख लीजिए, जो पसंद है ले लीजिए, आप ऐड टू कार्ट कीजिए, आपको टोटल भी बता देगा, आपको पेमेंट करना है, पेमेंट भी हो जाएगा। मैं घर बैठा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सोया हूँ, मेरा सामान बिक गया, वो जो पेमेंट किया, वो पैसा मेरे पास आ गया। तो हमारे अभी जो टेक्नोलॉजी का मॉडर्न टाइम चल रहा है, इसमें आप देखिए किसी भी चीज़ को काम को ऑटोमेटिक किया जा रहा है। तो सारी चीज़ का जो फंडामेंटल चीज़ है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से यानी कि आप चाह रहे हैं कि इस फील्ड में आए, यानी कि आईटी के बैकग्राउंड में आप जैसे कि आप हो सकता है आपका खुद का कुछ बिज़नेस हो, जैसे कि आपका खुद के अब्बू का या किसी का शॉप है, आप चाहते हैं कि हम इसको ऑनलाइन लाएँ, हम भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसा सेल करें, मैं भी घर बैठा हूँ, मेरा बिज़नेस चल रहा है और आप टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नहीं जानते हैं, आप खुद से चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को रेडी करें, जैसे मेरा खुद का वेबसाइट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए फंडामेंटल चीज़ है कि आपको एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि हम लोग हिंदी लैंग्वेज सीख लिए हैं या फिर उर्दू सीख लिए, तो हम लोग एक-दूसरे से बात कर पा रहे हैं। उसी तरीके से जब सिस्टम से आप बात करेंगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प आपको लगेगा, ठीक है? तो व्हाई लर्न प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्यों सीखेंगे? देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है वो काफ़ी क्लियर है। जैसे कि मैंने डिस्कस करते आया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करना, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है। आप जैसे कि अभी जिस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, तो लोगों को अ, चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजी की। तो इसमें अपॉर्च्युनिटी, जॉब अपॉर्च्युनिटी बोलिए, वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे-जैसे चीज़ों का डिमांड बढ़ता है, वैसे-वैसे उसमें वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो करियर अपॉर्च्युनिटी है, इनोवेशंस है, आप अपने स्किल्स वगैरह के थ्रू आप नई चीज़ों को बना सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर्स को ला सकते हैं।
एम्पावरमेंट है, ठीक है? नई चीज़ों को सीखने के साथ आप अपने हिसाब से डिजिटल वर्ल्ड में नया चीज़ को ला पाएँगे। तो ये सारा चीज़ फ़ायदा है, इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। देखिए अभी ये पूरा इंट्रोडक्शन है, हम सी प्रोग्रामिंग पे अभी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, तो पहले जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी नॉलेज है जो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आएँगे प्रोग्रामिंग पे, प्रोग्रामिंग में कैसे क्या चीज़ कर रहे हैं, उसको हम सॉल्व करके देखेंगे, फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये किस तरीके से काम होता है, ठीक है? अच्छा प्रोग्रामिंग में आपका कितने तरह के प्रोग्रामिंग होते हैं, तो जनरली सबसे पहला प्रोग्रामिंग जो हम लोग देख रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो सी प्रोग्रामिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव प्रोग्रामिंग, जो हमारे काम को कैसे काम होगा, किस तरीके से वो काम किया जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? उसी तरीके से आपका जैसे कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आपको फ़ोकस करता है कि किसी भी चीज़ को किसी पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। इसका एग्ज़ाम्पल एसक्यूएल है। एसक्यूएल एक्चुअली में डेटाबेस मैनेजमेंट में आता है, जब आप कोई भी डेटाबेस बनाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, डेटाबेस में एक्सेल भी आता है, बट रिलेशनल डेटाबेस में जैसे कि एक पर्टिकुलर टेबल एक-दूसरे से रिलेशन में होता है, तो वो उस टाइप के चीज़ों को भी करने के लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें एसक्यूएल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ किया जाएगा। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो अभी सबसे रिसेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आपको एग्जांपल दिख रहा है जावा और पाइथन वगैरह। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी वगैरह के बाद में आया है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि ईज़ी कर दिया गया है, इसलिए लोग इसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। तो ये टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें से हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कोई चीज़ ना समझ में आ रहा हो कि क्यों है, क्या है, तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे करेंगे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है कि असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन कोड। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होंगे जो क्लास 4, 5 या 7 तक में बुक में लिखा होता है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। इस चीज़ का जवाब मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा हो कि कंप्यूटर जब बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो आप सी लैंग्वेज जो पढ़ा रहे हैं, उससे कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करें? तो कंप्यूटर बाइनरी समझता है। अब बाइनरी लैंग्वेज होता क्या है, मैं दिखा दे रहा हूँ। वो 0-1 का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कोई भी चीज़ को लिख रहे हैं, सपोज़ कीजिए अगर 24 को आप बाइनरी में रिप्रेज़ेंट कीजिएगा, तो आपको एक वे है ये 24 को बाइनरी में निकालना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारे लोग बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कर चुके हैं। तो आप इसको जब कीजिएगा तो आपको फिर इस तरीके से करना पड़ता है। रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0, 2 3 ज़ा 6 रिमाइंडर आएगा 0, 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर आएगा 1 और 2 0 ज़ा रिमाइंडर आएगा 1। तो 24 को रिप्रेज़ेंट कीजिएगा तो वो आएगा 1 1 ट्रिपल 0। तो कंप्यूटर 24 को इस तरीके से समझता है, यानी कि 24 नहीं समझ के वो 11000 समझता है। यानी कि किसी भी चीज़ को जब आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो वो बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट होता है। तो मेन सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब कंप्यूटर बाइनरी समझ रहा है और मेरा सी का अगर सिंटैक्स वगैरह देखा जाए, तो उसमें कहीं पे भी बाइनरी यूज़ नहीं होता है। जैसे कि उसमें लिखा रहता है प्रिंट एफ बोल के है ये फ़ंक्शन, तो प्रिंट एफ को वो कैसे समझ रहा है मशीन? तो इसका सिंपल सा जवाब है, मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि पहले जो भी प्रोग्रामर थे, वो प्रोग्राम्स को लिखते थे, तो वो बाइनरी के फॉर्म में या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा करते थे, ठीक है? तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार। आप इसको एक तरीके से ये समझिए, ये अगर आपका मेरा हाथ इस पे अच्छा नहीं बैठ रहा है। सपोज़ कीजिए ये आपका एक कंप्यूटर है, जो सिर्फ़ बाइनरी समझता है, ठीक है? और आप सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग, जो कि इसके बीच में एक डिफ़रेंस है। डिफ़रेंस जब आ रहा है, ये एक अलग लैंग्वेज है और ये एक अलग लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर को ये चीज़ कैसे समझ में आ रहा है? तो इसका सिंपल सा चीज़ है, इसके बीच में एक कंपाइलर आता है, जो इस चीज़ों को समझाता है। यानी कि अगर हम बोले कि सपोज़ कीजिए, मैं एक ह्यूमन हूँ जो हिंदी लैंग्वेज को जानता हूँ और एक दूसरा ह्यूमन है जो इंग्लिश लैंग्वेज जानता है। हम दोनों को अगर कम्युनिकेट करना है आपस में, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हम एक-दूसरे के लैंग्वेज को नहीं जानते। लेकिन ऐसे सिनेरियो में हम अक्सर देखें बीच में एक ट्रांसलेटर आता है, जो हमारी बात को सुन करके उनके लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता है। तो उसी तरीके से आप समझिए, पहले के लोग जब प्रोग्राम्स वगैरह कंप्यूटर में करते थे, तो वो बाइनरी में इंस्ट्रक्शन डालते थे, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ जाता था। फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कोड है। यानी कि आप जब मशीन कोड 0-1 को लिखते हैं, तो वो 0-1 तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब वो सिंबल्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स मिला करके उसको एक टाइप ऑफ प्रोग्राम बनाया गया। तो वो चीज़ जो है, वो थोड़ा-सा आदमी को याद करना आसान हो गया। अब जब आप किसी भी चीज़ का बाइनरी फॉर्म में किसी चीज़ को याद करते हैं, तो आपको याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप 0-1 के कॉम्बिनेशन को कितना याद कर पाइएगा? याद नहीं कर पाएँगे। इसीलिए हम लोग असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे, जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज़ को एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। तो हमको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना आसान हो गया, ठीक है? तो ये बेसिक सा चीज़ है, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, एक फ्लो ऑफ सी जब मैं सिखाऊँगा, तो मैं आपको बता दूँगा कंपाइलर क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है।
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ऐसा समझिए कि सी के बाद एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉरट्रेन, फॉरट्रेन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड लिस्प्स अलाउड प्रोग्राम्स टू राइट कोड यूजिंग मोर ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन। जब आप देख रहे हैं कि जब बाइनरी था 0 और 1 में, फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आया जो कि सिंबॉलिक था। तो आप सिंबॉलिक चीज़ को तो याद कर पा रहे हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए ये मेरा एक नाम है अ, 1 सेकंड एड्यूलेंट, आप इसको याद कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन एक नाम है एट द रेट, हैशटैग, एट द रेट, हैशटैग कैपिटल ए, क्यू, एफ, ए, ये एक चीज़ है और एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है 01, 110। तो ये वाला पार्ट को आपको याद करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ये वाला पार्ट को आपको याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज़ ऐसा अगर आपको इंस्ट्रक्शन बहुत सारा इसका एल्गोरिदम्स आपको दे दिया जाए तो याद करना बहुत मुश्किल होगा। बट इसके बदले अगर आप ये याद करते हैं तो ये याद करना थोड़ा ईज़ी होगा। लेकिन इसी चीज़ को जो वर्ड आप समझते हैं, जैसे कि आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसी से रिलेट करके अगर हम आपको समझाएँ, तो ये चीज़ को याद करना आसान हो जाएगा। तो ये एक जनरेशन वाइज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हुआ है। पहले बाइनरी आया, फिर असेंबली लैंग्वेज आया, फिर हाई लेवल लैंग्वेज आया। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, वो इंसान के लैंग्वेज से जुड़ा होता है। यानी कि जैसे कि मैं बोला प्रिंट, प्रिंट वर्ड क्या है? ये प्रिंट वर्ड ऑलरेडी हमारे लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है। तो ये ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन है। तो ह्यूमन रीडेबल जब हो गया, तो ये चीज़ों को पढ़ना या याद करना आसान हो गया। ठीक है? और इस लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं, लूप्स पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं और इस तरीके से बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है? क्या होता है ये सारी चीज़ मैं इसको आगे बताऊँगा। अब स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि ये चीज़ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुआ था डेनिस रीच से और ब्रेन डेवलप किए थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेल लैबोरेटरी में, ठीक है? कब लैब में बना था? 1970 में बना था और सी लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हो गया था क्योंकि जब इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रहा था, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी चीज़ डिफ़िकल्टी फ़ॉलो होता था उसमें। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया तो वो ईज़िली रीडेबल था और बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलिए, ये सारी चीज़ें बनाना आसान था। सी लैंग्वेज का एडवांटेज अगर आप देखें, तो एडवांटेज में आपको ये दिखेगा, ये सी लैंग्वेज बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फास्टर है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में हेल्प होता है। अब बोलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे कि मैं अभी एंड्रॉइड यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है? अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बता सकते हैं। आप चैट बॉक्स में बताइएगा तो मैं इसको हेल्प कर दूँगा, समझा दूँगा, ठीक है? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही सारी चीज़ था। तो जब अब देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अब धीरे-धीरे प्रोग्राम का एक-एक स्टेप्स बढ़ा, तो उसमें आ रहा है जैसे कि ऊप्स आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम आया जिसमें जावा, सी प्लस प्लस हो गया। तो ये सारी चीज़ में आपके एम्फैसिस यानी कि फ़ोकस किस पे दिया जाता है? फ़ोकस दिया जाता है रीयूज़ेबिलिटी पे, मॉड्युलैरिटी पे। यानी कि रीयूज़ेबिलिटी यानी कि आप एक कोड को लिखते हैं, जब आप एक कोड को लिखते हैं, तो वो कोड को दोबारा यूज़ कर पाएँ, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ऊप्स में मिलता है। लेकिन सी में आपको बहुत सारी चीज़ें ये कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको हर चीज़ इसमें लिख करके देना पड़ता है, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कोड को लिखना पड़ता है, ठीक है? इसको आपको बेसिकली अगर हम समझाएँ, तो आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या इंग्लिश आपने सीखा, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आप इंग्लिश कैसे सीखें? पहले आप एबीसीडी वगैरह सीखें। आप एबीसीडी के बाद कुछ छोटे-छोटे वर्ड सीखे, फिर वो छोटे-छोटे वर्ड को मिला के एक सेंटेंस बनाए, फिर वो सेंटेंस बना करके आप कंप्लीट एक पैराग्राफ बनाते हैं, फिर पैराग्राफ बनाने के बाद वो पर्टिकुलर आप चीज़ों को समझा पाते हैं। उसी तरीके से सी में क्या होता है, सी में भी बहुत सारे छोटे-छोटे कैरेक्टर्स आएँगे, कैरेक्टर्स मिल करके फिर वो पर्टिकुलर कीवर्ड बनेगा, फिर वो कीवर्ड मिल करके एक पर्टिकुलर सिंटैक्स बनाएगा, कीवर्ड वेरिएबल वगैरह मिलके एक पर्टिकुलर सिंटैक्स बनाएगा और वो सारे स्टेप्स ऑफ सिंटैक्स मिल करके एक पर्टिकुलर सेंस क्रिएट करेगा। तो इसी तरीके से प्रोग्राम धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। और सी प्रोग्रामिंग बहुत पहले आया और इसके बिना एडवर्टाइज़मेंट किए हुए भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर हो गया था। उसके बाद अभी के टाइम में कुछ सालों में देखा गया है कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, जावा ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि अभी के वक़्त में लोगों को ज़्यादा सिम्प्लिसिटी चाहिए क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं मशीन एआई बना रहे हैं, मशीन लर्निंग कर रहे हैं। तो एआई और मशीन लर्निंग में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होगा, वो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट्स होता है। तो मैं कॉन्सेप्ट्स को लेकर के जब मैं प्रोग्राम करने बैठूँगा, मुझे लाइन ऑफ कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो वो चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होंगी। इसीलिए पाइथन जैसा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर कोड को काफ़ी कम टाइम में या काफ़ी कम सिंटैक्स में उसको लिख सकते हैं। तो ये सारी रीज़न से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह अभी ज़्यादा पॉपुलर है। बट ऐसा नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर नहीं है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पॉपुलर है और सी को बेसिकली यूज़ किया जा रहा है अभी के टाइम में गेम डेवलपमेंट वगैरह में सी प्रोग्रामिंग बहुत यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है इसका भी एक रीज़न है। अगर मैं जावा, पाइथन वगैरह की बात करूँ कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हो रहा है कि आप किसी चीज़ों को जब लिखते हैं,
तो उसमें एक क्या होता है कि उसमें आप बहुत सारे फंक्शंस वगैरह को यूज़ करते हैं और वो डायरेक्ट स्क्रिप्ट नहीं होता है, वो इनबिल्ट फंक्शंस वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनबिल्ट फंक्शन मतलब होता है रेडीमेड चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो रेडीमेड चीज़ जब आप यूज़ करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम स्लो हो जाता है। लेकिन आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम या गेम जब आपका स्लो हो जाएगा, तो आपके जो यूज़र हैं, उसको यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होगा। एक एग्ज़ाम्पल अगर इसको लिया जाए तो मान लीजिए हम लोग बहुत सारे गेम खेले थे जैसे कि फायर करते हैं गन से तो इंस्टेंटली उसमें से बुलेट्स जाके लग रहा है या मैं जैसे-जैसे अपने स्क्रीन पे गन को मूव कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट राइट एकदम जल्दी-जल्दी मूव हो रहा है। अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो गन मूव नहीं कर रहा या फिर मैं सबवे सफर खेल रहा हूँ जो बच्चा दौड़ रहा है, वो बच्चे को मैं अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं दौड़ा। मुझे अगर जंप मारना था, मैं जंप नहीं मार पाया। अगर मेरा प्रोग्राम स्लो हो गया, तो मेरे गेम के यूज़र्स जो होंगे, वो उस पर्टिकुलर गेम को नहीं खेलेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ थोड़ा ज़्यादा फ़ास्ट है, तो इसी रीज़न से हम लोग गेम डेवलपमेंट में और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाने में अभी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रहा है। बट एआई वगैरह में और जैसे-जैसे ज़्यादातर एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह में अ, जावा, पाइथन वगैरह यूज़ हो रहा है, वेबसाइट वगैरह में जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ हो रहा है। तो वेब डेवलपमेंट पे ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट पे ही काम हो रहा है और हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पाइथन पे ज़्यादा काम किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम सी को लेकर के कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ कि जावा की मदद से एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह ज़्यादातर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी भी चीज़ को हिंदी में भी बोल सकता हूँ या हिंदी में एक लेटर लिख सकता हूँ, तो इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को यूज़ करके मैं दूसरा चीज़ भी कर सकता हूँ। बट जिसमें जितना सिम्प्लिसिटी होगा, मैं उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंगली करूँगा। ठीक है? तो ये हो गया। तो समरी में मैं इसको समराइज़ करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? हमारे किसी भी इनोवेशंस वगैरह में या फिर आप कोई भी कंप्यूटर साइंस में आप कुछ भी काम करना चाहेंगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मस्ट है। तो इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब हम सी पे डायरेक्टली आएँगे कि सी लैंग्वेज को कैसे यूज़ से शुरू करते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1 सेकंड इसको जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप पहले क्या सीखे? अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ए, बी, सी, डी वगैरह आप सीख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह। तो जब आप अल्फ़ाबेट्स सीख रहे हैं, उसके बाद आप वो सारे अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड बनाते हैं। फिर वो वर्ड मिल कर के सेंटेंस बनता है। फिर वो एक पर्टिकुलर सेंटेंस जब आप रीड करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? उसी तरीके से जब आप पूरे सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको समझ में आता है, जो कि एक पैराग्राफ के फॉर्म में होता है। इसी तरह सी लैंग्वेज में हम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स को पहले सीखेंगे, ठीक है? इसमें क्या है अ, हम एबीसीडी करके ऐसा कुछ नहीं सीखेंगे क्योंकि आप लोगों को एबीसीडी आता है और डिजिट्स जो भी है 0 से लेके 9 तक वो भी आपको पता है। स्पेशल सिंबल्स यानी कि जैसे कि एट द रेट है, हैशटैग है, ग्रेटर देन का साइन है, स्मॉलर देन का साइन है, ये सारे सिंबल्स होते हैं। और ये सारे पर्टिकुलर चीज़ मिल करके मुझे एक कांस्टेंट बना के देता है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल बना के देता है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड मिला के देता है। और ये सारा चीज़ एक मिलने के बाद एक इंस्ट्रक्शन बनता है, जिस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग सिंटैक्स भी कह सकते हैं। सिंटैक्स यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखने के स्टेप्स को सिंटैक्स कहते हैं। और ये पर्टिकुलर सिंटैक्स मिलके एक प्रोग्राम बनेगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं। दी कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट क्या है? हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो क्या-क्या कैरेक्टर्स यूज़ होता है वो मैं पहले देख लेता हूँ। अल्फ़ाबेट्स में मैंने जो आपको बताया, अल्फ़ाबेट्स में ए से लेके कैपिटल ज़ेड तक आपका अल्फ़ाबेट्स है। स्मॉल ए से लेके स्मॉल ज़ेड तक ये एक अल्फ़ाबेट्स है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। आप ये कह सकते थे कि मैं अल्फ़ाबेट्स में तो ये सभी आ रहा है, ये पूरा पर्टिकुलर चीज़ अल्फ़ाबेट्स में आ रहा है। लेकिन मैंने ए से ज़ेड अलग बता रहा हूँ, कैपिटल ए से ज़ेड और स्मॉल ए से ज़ेड अलग बता रहा हूँ, इसका रीज़न है। जब कंप्यूटर में कैपिटल ए लिखा जाता है और स्मॉल ए लिखा जाता है, ये दोनों का मीनिंग डिफरेंट कंप्यूटर के लिए है और दोनों को वो डिफरेंट सिंबल्स ट्रीट करता है, यानी कि दोनों को डिफरेंट कैरेक्टर ट्रीट करता है। इसीलिए इसको वो न्यूमेरिक फॉर्म में 65 समझता है और इसको न्यूमेरिक फॉर्म में 97 समझता है। अब ये 65, 97 क्या है? इसको बोलते हैं ASCII 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 क्या होता है? ये इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ रहा हूँगा, ASCII क्या है? किसी भी चीज़ का ASCII कोड कैसे निकाला जाता है? तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये चीज़ जो है, ASCII में कोई भी अल्फ़ाबेट्स ASCII में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊँ। फिलहाल इतना समझ जाइए, ए से लेके कैपिटल ज़ेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल ज़ेड आपका एक डिफरेंट सिंबल्स है, हर एक-एक यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी ये सब अलग-अलग सिंबल्स है और सबका अलग-अलग एक पर्टिकुलर कोड है। उसी तरीके से स्मॉल ए से लेके स्मॉल ज़ेड तक ये सब एक अपना सिंबल्स है। यहाँ पे डिजिट्स जो है वो 0 से लेके 9 तक आपको मेंशन किया गया है। 0 से 9 तक ये एक पर्टिकुलर नंबर है, लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर ASCII कोड है। ASCII कोड इन सारे चीज़ का यानी कि आपके पास जितने भी कीबोर्ड्स पे जितने भी की दिख रहे हैं,
हर एक चीज़ का ASCII कोड होता है। तो बेसिकली हमारा अल्फाबेट्स हो गया, डिजिट्स हो गया और सिंबल्स हो गया। यही सारे सिंबल्स, यही सारे डिजिट्स मिल करके कुछ बनेगा और कुछ तो बनेगा, वो क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि ABCD या फिर ये ग्रेटर देन वगैरह मिल करके आपका कोड कैसे जनरेट होगा, वो धीरे-धीरे समझेंगे। तो ये सारा चीज़ हो गया आपका कैरेक्टर सेट। इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर जब भी आएगा, तो कैरेक्टर को हम कह सकते हैं एनी इंडिविजुअल कैरेक्टर, जो भी आपके की पे जितने इंडिविजुअल चीज़ दिख रहे हैं, वो सब कैरेक्टर हैं, ठीक है? और कैरेक्टर हमेशा सिंगल होते हैं। इसके बारे में मैं यहाँ नीचे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए। जैसे कि कांस्टेंट्स है, ये कांस्टेंट्स में अभी पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। वेरिएबल्स है और कीवर्ड्स है। तो कांस्टेंट्स क्या है? जैसे कि आप सपोज कीजिए, अभी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की बात की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या चीज़ कांस्टेंट होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में कांस्टेंट क्या होगा? कैपिटल ए से कैपिटल जेड, यानी कि जो अल्फाबेट्स है, ये अल्फाबेट्स ही कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है? आप ऐसा कभी आप सुने हैं कि इंग्लिश में कोई बात कर रहा है, तो अ, अपना कोई भी वर्ड लिख रहा है, तो बीच में कोई अल्फाबेट्स आ रहा है, जैसे कि हेलो लिख रहा है, तो उसमें हेलो नहीं लिख करके H2LLO समथिंग लिख रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं होता, तो ये कोई वर्ड नहीं बनता। तो इंग्लिश जब आप सीख रहे हैं, तो इंग्लिश में आपका जो भी पर्टिकुलर वर्ड बनता है, तो वो वर्ड एक-एक अल्फाबेट्स मिलके बनता है। उसी तरीके से ये अल्फाबेट्स को हम कह सकते हैं, ये कांस्टेंट होता है, यानी कि ए से लेके जेड तक इंग्लिश में ये कांस्टेंट है। यानी कि आप कोई भी चीज़ को बनाइएगा, तो वो ए से लेके जेड तक मिला के बनाइएगा, और कांस्टेंट मतलब ये कि जिसका कभी वैल्यू चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब क्या हो रहा है कि जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीखिएगा, तो उसमें कांस्टेंट मतलब जिसका पर्टिकुलर वैल्यू है और वो वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करता, ठीक है? जैसे कि कांस्टेंट में आपका आएगा अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, ये सारी चीज़ कंबाइन होने के बाद एक कांस्टेंट बनता है, और वेरिएबल्स बनाते हैं और कीवर्ड्स बनाते हैं। तो कांस्टेंट मिल करके फिर वेरिएबल और कीवर्ड्स वगैरह बनाते हैं। तो इसको चीज़ों को मैं नीचे आके और समझा रहा हूँ। जैसे कि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, तो 3 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। 3 का वैल्यू हमेशा हर केस में 3 होगा। उसी तरीके से आप 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 हो रहा है। तो ये 3, ये 5 और ये 8 का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा। लेकिन ये जो बीच में चीज़ आया जो सिंबल, ये इसके बीच में कोलैबोरेट करके एक नया वैल्यू बनाया है। तो वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं हुआ। 3 का वैल्यूज़ 3 ही रहेगा, चाहे वो कोई भी केस में आए। उसी तरीके से A का वैल्यू A ही होगा, चाहे वो किसी भी केस में आए। तो इसको हम कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है? अभी देखिए, आप जब किसी भी चीज़ को, यानी कि आपका ये ब्रेन, इस ब्रेन के अंदर आप किसी भी चीज़ को याद रख रहे हैं या कोई भी चीज़ को मेमोरी में सेव कर रहे हैं, तो आपका जो मेमोरी है, चाहे वो कोई सिनेरियो है या कोई पर्टिकुलर वर्ड है, वो आपके ब्रेन सेल्स में जाके सेव होता है। उसी तरीके से आप जब कंप्यूटर में किसी चीज़ को जब रख रहे हैं, मल्टीपल्स अल्फाबेट्स या सेंटेंस वगैरह, तो वो मेमोरी के भी पर्टिकुलर सेल में जाके सेव हो रहा है। जैसे कि मेमोरी अगर देखा जाए, तो मेमोरी को बेसिकली ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये पर्टिकुलर एक सेल है उसका, जिसके अंदर आपका वैल्यू जाके स्टोर होता है, ठीक है? तो मैं अगर बोलूँ कि मैं 3 मेमोरी में सेव रखा हूँ, मैं मेमोरी में 3 को सेव रखा हूँ, तो मुझे 3 का अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ रहा है, प्रोग्राम में कहीं पे आगे जाके ज़रूरत पड़ता है, तो मैं इस सेल को कह सकता हूँ, उसका कुछ पर्टिकुलर एड्रेस होगा, तभी मैं उसको वहाँ से कॉल कर पाऊँगा। तो हर मेमोरी का जो सेल होता है, हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ठीक है? अब हम एक मेमोरी का एड्रेस को याद करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। जैसे कि मेरे पास अगर किसी मेमोरी का एड्रेस है, तो जैसे 2016 बोलकर, या फिर सॉरी 2004 बोल करके एक मेमोरी का एड्रेस है। फिर एक जगह पे है 2008 बोल के मेमोरी का एड्रेस है। तो हम मेमोरी का एड्रेस ऐसे याद करना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये 3 को मैंने यहाँ पे सेव किया था, तो ये 3 जिस पोज़ीशन पे सेव किया हूँ, तो मैं उसका एक पर्टिकुलर नाम रख दे रहा हूँ, जैसे एक्स या वाई समथिंग, मैं उसका नाम रख दिया। तो मैं जब आगे जाकर के प्रोग्राम में वो 3 वैल्यू को जब मैं कॉल करूँगा, तो मैं एक्स को कॉल करूँगा, तो वो वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि आप लोग अलजेब्रा में भी पढ़े होंगे कि एक्स इज़ इक्वल टू 3, यानी कि हम कहते हैं कि एक्स का वैल्यू 3 है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे समझ जाइए एक्स बोल के एक पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसमें 3 स्टोर है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी है, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर मेमोरी है जहाँ पे 3 रखा गया है, और इस मेमोरी का नाम मैंने x रखा है। तो मैं समझ जाइए x इज इक्वल टू 3, यानी कि x के अंदर 3 रखा गया है। x एक बॉक्स का नाम है, इस बॉक्स का नाम x है और इसमें 3 को स्टोर किया गया है। तो ये जो बीच में इक्वल टू है, ये इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, ठीक है? आप अगर यहाँ पे केस में देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल, बट इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि अब आप x इज इक्वल टू 3 कीजिएगा, तो आपके राइट हैंड साइड के वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में जाके स्टोर करेगा, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। कांस्टेंट क्या है? कोई रिप्लाई कीजिए। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो अब कांस्टेंट मैंने समझा क्या कांस्टेंट है। अल्फाबेट्स हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट? अब कांस्टेंट में भी 2 कैटेगरी आ रहा है, एक प्राइमरी कांस्टेंट और एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। मैं अभी के लिए प्राइमरी कांस्टेंट को डिस्कस करूंगा, सेकेंडरी में मैं बाद में आऊंगा। सेकेंडरी कैसे बनता है? सेकेंडरी इज एक्चुअली मेड विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी कांस्टेंट। जब आप प्राइमरी कांस्टेंट की मदद से सेकेंडरी कांस्टेंट बना सकते हैं, तो मैं पहले प्राइमरी कांस्टेंट को समझता हूँ वो क्या है।
तो प्राइमरी कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट का आपका यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, प्राइमरी कांस्टेंट यहाँ है, सेकेंडरी कांस्टेंट है। प्राइमरी कांस्टेंट में फिर 3 सब कैटेगरी है, इंटीजर कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो मैंने बोला ना आपको कि जैसे कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स एक कांस्टेंट है, तो प्रोग्रामिंग में जो बेस है वो इसका इंटीजर है, रियल नंबर्स है एंड कैरेक्टर्स है। यानी कि इसको इंटीजर कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे। पहले तो मैं समझ जाता हूँ इंटीजर कांस्टेंट क्या है। इंटीजर बोलते हैं एक ऐसा नंबर जिसके पास कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो। एक ऐसा नंबर जिसके पास कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब जैसे कि मैं लिखा यहाँ पे, एक सेकंड, 23। तो 23 इज अ इंटीजर नंबर, इसके पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, मतलब कि 23.5, ये 0.5 जो है ये होगी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब होता है जब आप चीजों को डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रहा, कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो वो पॉइंट वाले जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर वो कांस्टेंट होगा जिसके पास कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो, पहला शर्त। दूसरा चीज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बारे में हम नीचे देख रहे होंगे रूल्स में, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट है एन इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। आप जब कभी भी कोई इंटीजर बना रहे हैं या इंटीजर ले रहे हैं तो आप ब्लैंक तो कुछ नहीं ले सकते, ब्लैंक बोल करके कोई इंटीजर नहीं होगा, तो एटलीस्ट कोई भी एक डिजिट होना चाहिए। डिजिट यानी कि वो इवन 1 हो या कुछ भी एक डिजिट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है जिसके पास नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, उसके बाद कोई भी डेसिमल पॉइंट ना हो। इवन 1.0 को अगर देखा जाए तो उसके वैल्यू 1 ही है, लेकिन पॉइंट वैल्यूज नहीं होना चाहिए। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, नो साइन एंड इंटीजर कांस्टेंट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर कोई भी साइन नहीं है, जैसे कि मैं 3 लिख दिया, तो 3 नहीं, 3 को मैं क्या पॉजिटिव समझूं या नेगेटिव समझूं? तो अगर कोई साइन नहीं है तो उसको हम पॉजिटिव ही समझेंगे, साइन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हैं तो। नेगेटिव के लिए आपको साइन देना कंपलसरी है। ठीक है, नो कॉमा और ब्लैंक्स ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन द इंटीजर कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि देखिए, आप जब लिख रहे हैं 35, तो आप इसके बीच में 3,5 नहीं लिख सकते, या 3 स्पेस 5 नहीं लिख सकते, 3 स्पेस 5 नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी स्पेस कॉमा नहीं आ सकता, या कोई भी सिंबल्स अगर कहा जाए उसके बीच में नहीं आ सकता। इंटीजर मतलब प्योर इंटीजर। ठीक है, द अलाउेबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट इज दिस। ओके, तो रेंज के बारे में बोल रहा है 32,768 नेगेटिव वैल्यूज एंड 32,767 इज द पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, ये रेंज क्या होता है? रेंज थोड़ा वैरी करता है आपके कंपाइलर पे। कंपाइलर, अगेन कंपाइलर क्या होता है बता ही देता हूँ। कंपाइलर क्या होता है, जैसे कि आप जो कोड लिख रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग में आप कोड लिखिएगा, तो ये कोड, पर्टिकुलर कोड कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा, लेकिन कोई ऐसा है जो आपके कोड को कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है, और वो चीज कंपाइलर है। तो कंपाइलर के पास आपके लिखे गए सिंटैक्स को समझने की एबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो चीज को, जो आप लैंग्वेज सीख रहे हो, वो लैंग्वेज उसके पास डिफाइंड है। यानी कि मैं जैसे कि बोला कि ब्रिलियंट मतलब होता है जहनी, तो जिसको भी मैं ब्रिलियंट बोलूंगा, अगला सॉरी ब्रिलियंट जो भी हो, मैं जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्ड है उसको मैं किसी को बोल रहा हूँ, तो उसका मीनिंग उसको पता है तभी वो समझ रहा है। उसी तरीके से मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ, अगर कंपाइलर जान रहा है तभी वो मशीन को समझा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे जब आप कोई भी ऐसा चीज लिख रहे हैं, जैसे कि स्पेस या कॉमा दे रहे हैं, तो कंपाइलर ने ऐसा कुछ नहीं सीखा कि बीच में इंटीजर के कॉमा होना चाहिए या स्पेस होना चाहिए, इसीलिए आप भी नहीं यूज कर सकते। और यहाँ पे रेंज की जो बात की गई है, रेंज वेरी करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, किसी किसी केस में पाया गया, बट दिस वन इज द स्टैंडर्ड रेंज। रेंज का मतलब होता है कि अगर रेंज, सपोज कीजिए किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर रेंज होता है, यानी कि मैं कहूँ कि मेरे वाईफाई का सिग्नल का एक पर्टिकुलर रेंज है, तो रेंज का मतलब हो रहा है कि एक पर्टिकुलर सराउंडिंग जो रेंज कहला रहा है। उसी तरीके से जब आप इंटीजर्स को आप स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल में, यानी कि वेरिएबल, मैंने क्या बोला, वेरिएबल क्या है? एक टाइप ऑफ कंटेनर है। कंटेनर बोलिए, बॉक्स बोलिए, यानी कि एक ऐसा चीज जिसके अंदर स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल को हम क्या बोल रहे हैं? कंटेनर। अब आपके घर पे एक पर्टिकुलर कंटेनर, ये बॉक्स है, इसके अंदर आप 2 kg सामान डाल सकते हैं, यानी कि 2 किलो का सामान ही इसमें अट सकता है। आप उसमें 3 किलो का सामान डालने का कोशिश कीजिए, वो नहीं जाएगा। उसी तरीके से कोई भी इंटीजर कांस्टेंट बनेगा, तो वो इंटीजर कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर रेंज है कि इतना बड़ा नंबर इसमें अट सकता है। इससे ऊपर एक डिजिट भी ऊपर जाइएगा, यानी कि 32,768 या 69 भी अगर आप डालने का कोशिश कीजिएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये डिजिट्स पे वैरी नहीं कर रहा, ये एक रेंज पे वैरी कर रहा है, यानी कि 0 से लेकर के 3, 2, 7, 6, 7 एक रेंज है। ये हो गया आपका पॉजिटिव वाला। और नेगेटिव साइड में, यानी कि नेगेटिव साइड में आपका, यानी कि इस साइड जब जाइएगा तो -3, 2, 7, 6, 8 तक ही ले सकता है। इसी के बीच के नंबर, इससे ज्यादा नहीं, तो इसको रेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आई होप इंटीजर वाला पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा, इंटीजर क्या है, क्या रेंज है, कैसे इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे कुछ इंटीजर्स का एग्जाम्पल्स भी है। किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ जल्दी पढ़ाने के चक्कर में। मैं क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा अगर ऐसा कुछ है तो।
चलिए कोई नहीं, नहीं क्लियर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया है, तो प्रोग्रामिंग का हर एक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। शुरू में जो क्लास नहीं जॉइन कर पाए थे, वो थ्योरेटिकल चीज़ था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूँगा, इसको आप रीड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है? ओके, अब रियल कांस्टेंट मैंने बताया, इंटीजर मैंने पढ़ लिया, अब रियल कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कि आपने रियल नंबर पढ़ा है मैथ्स में, उसी तरीके से रियल कांस्टेंट होता है। रियल कांस्टेंट में डिफरेंस ये है कि इसके साथ फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, ठीक है? ये विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू कभी नहीं आ सकता। यानी कि अगर आप 1 स्टोर कर रहे हैं, तो 1 नहीं स्टोर करके 1.0 स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है? और इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है और इसमें भी नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू विद द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है? तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, मैं इसको देख लेता हूँ। द रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, कोई भी एक डिजिट होना चाहिए। मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, उसके साथ कोई भी डेसिमल पॉइंट भी होना चाहिए। इट कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, इसका भी डिफॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है। नो कॉमा ब्लैंक आर अलाउड, इसके भी बीच में आप जैसे कि 2 कॉमा 3.5 ऐसा नहीं लिख सकते, या इसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। सेम रूल है, बस इसमें डिफरेंस यही है कि इसके बीच में पॉइंट आ रहा है, ठीक है? तो ये हो गया आपका रियल वाला भी क्लियर। अब आते हैं कुछ एग्जांपल देख ले। तो इसको एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है बीच में ई मतलब यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ई के पहले का जो भी चीज है, यानी कि ई से पहले जो पार्ट है वो आपका इंटीजर पार्ट हो गया। यानी कि जब कोई रियल नंबर आता है तो रियल नंबर में जो पॉइंट से पहले का नंबर है वो इंटीजर है और बाद में जो है वो फ्रैक्शनल है, ठीक है? अब आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट पे। कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बट इसमें एक रूल ये है, कैरेक्टर कांस्टेंट कभी भी आएगा तो वो सिंगल अल्फाबेट्स आ सकता है या सिंगल डिजिट्स आ सकता है या स्पेशल सिंबल्स भी आएगा तो वो सिंगल आएगा, एक बार में एक ही आएगा। ऐसा नहीं कि ए और बी दोनों साथ में आएंगे, ए अलग आ सकता है, बी अलग आ सकता है, बट दोनों साथ में कभी नहीं आ सकता, ठीक है? तो ये सारी चीज जब भी कैरेक्टर्स आएगा तो वो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होगा तो वो सिंगल कोड के अंदर चलेगा। कैरेक्टर कभी भी आप रिप्रेजेंट कीजिएगा तो उसको सिंगल कोड के अंदर रख सकते हैं, और कोई भी सिंगल कैरेक्टर होगा, जो भी आपके कीबोर्ड पे सिंबल्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे आप कैरेक्टर्स में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल्स पे पढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है, बट फिर भी वेरिएबल्स क्या होता है, सिंपल वर्ड में कहूँ तो वेरिएबल टाइप ऑफ कंटेनर विच होल्ड सम काइंड ऑफ डेटा। वेरिएबल क्या होते हैं? एक कंटेनर है जो किसी भी टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। बट देखिए इसमें एक चीज ये देखिए, इसको समझने के लिए और आसान ये है, वेरिएबल में दो चीजें, एक है वेरी, एक है एबल। आपको दोनों का मीनिंग पता होगा, वेरी और एबल। वैरी का मतलब होता है चेंज होने की एबिलिटी, वैरी करना। कहते हैं ना कि मेरा टेस्ट टाइम टाइम पे वैरी करता है, तो वैरी मतलब क्या है? यानी कि टाइम टू टाइम वो चेंज होता है। एबल मतलब एबिलिटी टू चेंज, यानी कि इसको चेंज होने की एबिलिटी को होना, इसको कहते हैं एबल, ठीक है? तो वेरिएबल ये वर्ड ही बनाया गया है जिसके अंदर के वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, ठीक है? मैंने कांस्टेंट के बारे में क्या बताया? कांस्टेंट का कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होता, बट वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है। मैं जैसे कि हमारे भाई इंडियंस में देखते हैं कि एक शॉप से मैं कपड़े खरीद के लाया, उसके कपड़े को मैं यूज किया, उसके प्लास्टिक को मैं रख लेता हूँ, खूबसूरत प्लास्टिक है, मैं रख लिया। अब इसको मैं यूज करूंगा किसी और सामान को रख करके कहीं और लेके जाने के लिए। वो जो प्लास्टिक है क्या है? वो प्लास्टिक वेरिएबल है, वो प्लास्टिक एक कंटेनर है, उसके अंदर के वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। वैल्यूज क्या है? कपड़े निकाल के दूसरे कपड़े डाल दिए, आज कपड़ा नहीं कल टिफिन लेके चले जाते हैं, चलो आज कुछ और लेके चले जाते हैं, तो वो एज अ कैरी बैग जो मैं यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर की चीज को चेंज होने की एबिलिटी है। वेरिएबल क्या होता है कि उसके अंदर की चीज को चेंज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे, अच्छा ये रियल लाइफ में हम प्लास्टिक में कुछ भी डाल लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी वेरिएबल बनता है तो अपने वैल्यूज को तो चेंज कर सकता है। लेकिन सपोज कीजिए, जैसे कि मैं बोला कि x एक वेरिएबल है, तो मैं x में 5 को स्टोर किया, तो चलो मैं 5 स्टोर किया, तो क्या मैं x के साथ 5 भी स्टोर कर सकता हूँ, a भी स्टोर कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब x एक वेरिएबल बना रहे हैं, एक्चुअली में x जो नाम है, वेरिएबल का नाम x है, ठीक है? जब आप x एक वेरिएबल बना रहे हैं तो उसमें आप 5 को डाले हैं, तो 5 एक इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है। लेकिन a क्या है? कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा है। आप दोनों डेटा को एक साथ नहीं डाल सकते, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कैन नॉट बी असाइंड टू अ सिंगल वेरिएबल। यू नीड टू क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज। आपको अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे अलग अलग टाइप के वैल्यूज के लिए। हाँ, लेकिन ये किया जा सकता है। x इज इक्वल टू 5 है, तो मैं इसको x इज इक्वल टू 10 कर सकता हूँ। तो x के अंदर जो पहले 5 वैल्यू था उसको भूल जाएगा और 10 को याद रखेगा। x अगर इंटीजर चीज को स्टोर कर रहा है तो वो दोबारा इंटीजर ही चीज को स्टोर करेगा। हाँ, 10 भी एक इंटीजर है, और इसके अंदर मैं इसका जो रेंज है वो पर्टिकुलर रेंज तक के मैं नंबर को डाल सकता हूँ, ठीक है? आई होप सबको क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, तो वेरिएबल के बारे में समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल है। मैंने आपको बोला कि वेरिएबल का नाम एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, तो हम एक्स वाई ही नाम रखेंगे या और भी नाम रख सकते हैं। तो देखिए, आई होप यहाँ पे खैर ठीक है, जैसे कि
मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे कि आयशा नाम है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका नाम आयशा रखा गया है, या जिसका नाम मोहम्मद है, या किसी का नाम सपोज़ कुछ है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपका नाम एक बहुत ही मुहज़्ज़ब नाम रखा है। क्यों ऐसा रखा? किसी का नाम कहते हैं ना कि रियल नेम चिंटू-पिंटू नहीं रख देते हैं किसी का, कल्लू नहीं रख देते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली में ऐसा नेम कोई उसके पेरेंट्स नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? अगर कोई सपोज़ कीजिए हिंदू धर्म से है या मुस्लिम धर्म से है, तो वो अपने बच्चों का नाम वैसा रखता है जो उसके रिलीजियस में अलाउड है रखना। अगर मुस्लिम है तो कहते हैं कि आपको क़यामत के दिन आपके नाम से बुलाया जाएगा, तो अच्छे नाम रखा करो। तो अच्छे नाम मुस्लिम रखते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है तो मेरे पेरेंट्स ने अच्छे नाम देख कर के मेरा नाम रखा, कि जो यानी कि इस्लामिक नेम है हमारे अ, इस्लामिक बुक में या कहीं से नेम उठा के डालें। तो यानी कि हम लोग एक टाइप ऑफ रूल फॉलो करके आ रहे हैं। हर रिलीजन अपने नाम रखते हैं तो एक टाइप ऑफ रूल फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ किसी के नाम से मैं उसका रिलीजन भी बता दे रहा हूँ। तो नेम से रिलीजन इसीलिए पता चल रहा है क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर रूल्स के थ्रू वो नेम रख रहे हैं। उसी तरीके से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जब किसी चीज़ का नाम रख रहे हैं, तो नाम रखने का भी कुछ रूल्स है। जैसे कि यहाँ पे कुछ रूल्स लिखा हुआ है, अ वेरिएबल नेम इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 टू 31 अल्फाबेट्स। अच्छा, यानी कि आप किसी भी चीज़ का नाम रखिएगा तो कोशिश कीजिएगा 31 अल्फाबेट से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है? हाँ, अगेन हम बोल रहे हैं यहाँ पे किसी-किसी कंपाइलर जो होता है वो 31 से ज़्यादा को भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन एक प्रॉपर सा सेंस मैं बोलूँ, किसी का नाम जैसे कि बहुत लंबा ना हो, एक पेज का नाम है किसी का, एक पेज का नाम कोई रख लिया अपना दिस मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ नेम वो अपना कंबाइन करके रख लिया। तो उसे हंड्रेड्स ऑफ नेम्स को मैं कॉल करूँगा तो मेरे लिए डिफिकल्टी होगा, या फिर वो कभी भी फॉर्म फिल अप करेगा, तो हंड्रेड ऑफ नेम्स को जब वो डालेगा तो उसके लिए डिफिकल्टी आएगी। एक सेकंड। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे किसी का हंड्रेड्स ऑफ नेम्स को कंबाइन करके वो नाम रख लिया तो उसको उसको खुद भी सफ़र करना पड़ेगा डिफिकल्टी, और कोई उसको कॉल कर रहा है तो भी उसको डिफिकल्टी होगा। तो आप जब किसी चीज़ का नाम रखिए तो कोशिश कीजिए छोटा रखिए, बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, मीडियम रखिए। यानी कि अगर मैं मान लीजिए किसी चीज़ का नाम है, जैसे कि मैं किसी चीज़ का प्रॉफिट को स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट नहीं लिख के प्रो प्रॉफ लिख दूँगा, या प्रॉफिट का या प्रॉफिट भी लिखा हूँ तो ये नेम को मैं मुझे टाइप करना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं ज़्यादा लेंथी नाम रखता हूँ, तो मैं जब-जब कोड करूँगा, जब-जब मैं उस वेरिएबल को कॉल करूँगा, तो बड़ा नेम को लिखना पड़ेगा, मेरा टाइपिंग में ज़्यादा टाइम जाएगा। तो नेम को थोड़ा छोटा रखा जाता है, और नेम जब भी किसी चीज़ का रखिए, तो जैसे कि मैं सपोज़ कीजिए किसी 2 चीज़ का सम करके एक नंबर निकाला हूँ, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा तो सम बोल के लिख दूँगा वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल का नाम उसके काम से मैच करता हो, ताकि मुझे उस चीज़ को याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है? तो वेरिएबल का नाम रखने का कुछ रूल्स है, यानी कि वो 31 अल्फाबेट्स होना चाहिए, वो डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, अंडरस्कोर दिया जा सकता है इसमें। अंडरस्कोर क्या होता है? जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है अंडरस्कोर, और मोस्टली बहुत सारे यहाँ पे सोशल मीडिया जो यूज़ कर रहे होंगे वो अंडरस्कोर को समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने यूज़र नेम में अंडरस्कोर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है? अंडरस्कोर, तो ये सारी चीज़ें जो है कंबाइन करके एक पर्टिकुलर नेम बनता है। हाँ, लेकिन एक में इसमें ये भी रूल है कि फर्स्ट कैरेक्टर इन एवरी नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो देखिए, अब जब भी आप किसी चीज़ का नाम रखिएगा, तो आप किसी का नाम 1 ए बी नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप ए बी 1 कर सकते हैं, या फिर आप अंडरस्कोर ए बी कर सकते हैं। यानी कि आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा किसी भी नेम रखने का, वो या तो अल्फाबेट्स होगा या तो अंडरस्कोर रख सकते हैं, ठीक है? और सेकंड पॉइंट बोल रहा है नो कॉमा और ब्लैंक इज़ अलाउड, यानी कि अगर मैं किसी का नाम रखता हूँ, जैसे कि मेरा नाम अब्दुल्ला आलमगीर है, तो बीच में एक स्पेस है, तो मेरे नेम में स्पेस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का नेम लेंगे, तो उसके बीच में कोई भी कॉमा या स्पेस नहीं ले सकते। कॉमा और स्पेस देने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप स्पेस दे देंगे, वहाँ से पहले तक का, यानी कि मैं जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ एबीसी स्पेस डीयूएल, ठीक है? तो ये स्पेस ये इंडिकेट करता है कि इससे पहले का जो चीज़ है ये एक वेरिएबल है, बट ये वाली चीज़ को अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल कहेगा, या फिर यहाँ पे एरर शो करेगा। तो इसीलिए कभी भी नेम के बीच में यहाँ पे वेरिएबल के बीच में हम कॉमा भी नहीं दे सकते, ब्लैंक स्पेस भी नहीं दे सकते, और कोई भी सिंबल्स वगैरह जैसे कि ऑपरेटर का प्लस का साइन, डिवाइड का साइन, ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है? नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। यहाँ पे सिंबल्स में सिर्फ अंडरस्कोर को अलाउ किया है और कोई सिंबल्स को अलाउ नहीं किया, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दूसरे भी सिंबल्स को अलाउड किया जाता है। यहाँ पे कुछ नेम्स है जैसे कि एसआई अंडरस्कोर इन एम अंडरस्कोर एचआरए, तो इस टाइप ऑफ आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? वेरिएबल हो गया। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, मैं आगे बढ़ूँ? जी, या फिर ऐसा कुछ के पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं या ओवरलोड नहीं हो रहा हो। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड को भी समझेंगे कुछ एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड लेकर के, जैसे कि इंटरेस्टिंग सा स्टोरी लेके। हम लोग के साथ कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपकी भी लाइफ में बहुत सारे कीवर्ड यूज़ होता है, जैसे कि कोई कह रहा है कि मैं जैसे कि 10 लोग के बीच में बैठा हूँ और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे हैं। मैं उसे बताया था 2 दिन 3 दिन पहले कि आज हम लोगों को चलना है घूमने, ठीक है? तो किसी को बताना नहीं, हम ही दोनों को जाना है। मैंने ऐसा एक बात सेट कर लिया। तो मैं जैसे 10 लोग के बीच में बैठा हुआ है, तो मैं बोलूँगा, "चलना है?" तो वो बोलेगा, "हाँ।" तो वो मतलब समझ गया कहाँ चलना है, ठीक है? तो ये वर्ड यहाँ पे बाकी लोगों को किसी को नहीं समझ में आया, लेकिन उसको और मुझे समझ में आ गया। अच्छा, एक और एक चीज़, जैसे कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ।
मेरा जैसे कि सपोज कीजिए फल का कारोबार है या फिर मेरा गद्दे का काम, तो मैं फल का कारोबार बोलूंगा मेरा माल आ गया है आज, तो मेरे लिए फल आया, यानी कि मैं बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आया तो वो मेरे लिए माल हो गया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जो जिस किसी और का दूसरा बिजनेस होगा तो उसके लिए वही सेम वर्ड किसी और चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो कीवर्ड क्या है, यानी कि एक तरह का वर्ड जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वो एक स्पेसिफिक मीनिंग जो असाइन कर दिया गया है उसको हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि कीवर्ड आर द वर्ड विच हैज अ स्पेशल मीनिंग टू इट्स कंपाइलर, कह सकते हैं। तो कंपाइलर क्या है ना, कि कंपाइलर हमारे वर्ड को समझेगा और मैं समझूंगा वही एक ऐसा वर्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट। तो इंट क्या होता है, इंट यूज होता है इंटीजर के लिए। तो ये इंट हम किसी को बोलेंगे कहीं पे इंट, तो वो नहीं समझेगा। लेकिन हम सी प्रोग्रामिंग में इंट लिखते हैं और मैं समझ रहा हूँ इंट का क्या मीनिंग है, तो जाकर के ये एक पर्टिकुलर सेंस क्रिएट कर रहा है कंपाइलर के पास। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड्स आर द वर्ड whose meaning has already been explained to the compiler। तो जिसका मीनिंग कंपाइलर को पहले समझा चुके हैं, तो हम अगर इनको यूज करेंगे तो इन कंपाइलर को पता है, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज किया है, द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम बिकॉज इफ वी डू सो वी आर ट्राइंग टू असाइन अ न्यू मीनिंग टू द कीवर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीवर्ड कभी भी, यानी कि मैं किसी चीज का नाम रख रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी रखा एक्स, तो एक्स मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम इंट नहीं रख सकता। यानी कि देखिए, मैं यहाँ पे इंट यूज हो रहा है इंटीजर को स्पेसिफाई करने के लिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट यूज हो रहा है इंटीजर को स्पेसिफाई करने के लिए, मैं स्पेसिफाई किया इंट एक्स, यानी कि एक्स एक इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे इंट फिर से इंट लिख दूंगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये वेरिएबल का तो नेम है नहीं, ये इंट का तो मेरे पास मीनिंग है कि वो इंटीजर को असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये इंट फिर किस काम के लिए, दो बार इंट को क्यों यूज किया गया। इसीलिए इस टाइप ऑफ किसी भी इंट को या फिर ऐसा भी कुछ रिजर्व वर्ड है, वो रिजर्व वर्ड को आप किसी चीज का नेम नहीं दे सकते, चाहे वो क्लास का नेम है, चाहे वो वेरिएबल का नेम है या फंक्शन का नेम है, वो आप नहीं दे सकते। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। 32 कीवर्ड्स क्या क्या है उसके लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। अब आप बोलिए, जैसे मैंने अभी इंट का एग्जांपल दिया था, वो इंट यहाँ है, लॉन्ग है, एल्स है, इफ है। तो ये सारी चीजें का मीनिंग मैं धीरे धीरे समझूंगा और मैं समझाऊंगा जैसे जैसे प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, इसमें से हर एक चीज का मीनिंग समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और था कि किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 32 कीवर्ड से ज्यादा है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, बट सी भी कहीं कहीं पे यूज होता है, तो वहाँ पे 32 कीवर्ड से ज्यादा है। कुछ कीवर्ड उन लोग खुद से स्पेसिफाई करते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केस है। खैर उसकी बात को मैं बाद में करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको वापस से आते हैं, सॉरी मैं अभी आपको क्या क्या चीज़ अभी समझाया हूँ सी प्रोग्रामिंग में, वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैं अभी क्या क्या पढ़ा हूँ, कॉन्स्टेंट पढ़ा हूँ, कॉन्स्टेंट पढ़ लिया, कॉन्स्टेंट पढ़ा हूँ, वेरिएबल्स पढ़ा हूँ और कीवर्ड्स पढ़ लिया हूँ, और बस ये तीन चीज़ पढ़ा हूँ, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड। तो इसको यूज करके क्या हम बेसिक सा एक प्रोग्राम लिख सकता हूँ, देखता हूँ ट्राई करके लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसी पे लिखने वाला हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ चलिए दिख रहा जी, जी। आपका माइक ऑफ है? है। ओह सॉरी, ठीक है ठीक है, ठीक है मैं उसको ऑन कर दिया। ठीक है, मैं बोल रहा था जैसे कि मैं फिर से बताऊँ, 58 एक वैल्यू है, वो 58 को मुझे प्रोग्राम में असाइन करना है और मुझे इसका आउटपुट, यानी कि मैं इसको प्रिंट करा के दिखाना है कि 58 कैसे दिखेगा। तो 58 को रखने के लिए मैंने बताया था कि इसको मैं डायरेक्टली नहीं रख सकता, उसको मैं एक वेरिएबल में रखूंगा। तो मैं कोई भी डेटा को रखूंगा तो वो वेरिएबल में रखूंगा, तो मैं 58 डायरेक्टली ऐसे नहीं डाल सकता, क्योंकि ये चीज़ मेरा सी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट ये सेम चीज़ पाइथन में एक्सेप्ट होता है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले चीज़ 58 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो मैं इंटीजर को, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंट यूज करते हैं। इंट क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ इंट,
x। तो int x का मतलब हुआ कि ये x वेरिएबल जो बनाया हूं मैं, इसका एक पर्पस को डिसाइड किया। वो पर्पस क्या है कि मैं इसके अंदर इंटीजर वैल्यू डालूंगा। अब इसको यूं समझिए कि कोई भी कंपनी है, जैसे कि मैं कोल्ड ड्रिंक की कंपनी बोल रहा हूँ, तो कोई कोल्ड ड्रिंक की कंपनी जैसे कि एक पर्टिकुलर बॉटल बनाती है, ग्रीन कलर का स्प्राइट का बॉटल, तो मैं उस बॉटल को देख के समझ सकता हूँ कि इसमें कोल्ड ड्रिंक आया था, वो भी स्प्राइट आया था, क्योंकि वो कंपनी ने वो कंटेनर जब बनाया तो उसने उसके पर्पस को डिसाइड कर लिया कि मुझे इसमें ये चीज ही डाल के सेल करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब उसमें कोई दूसरा चीज वो जा करके नहीं डाल करके बेचेगा, तो वो चीज को देख करके मुझे समझ में आ गया कि मैं इसमें स्प्राइट ही डालना है। ठीक है, उसी तरीके से इंट एक्स, तो मैं जब एक्स को यहाँ पे क्रिएट किया इंटीजर टाइप, तो एक्स के अंदर सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू डाला जा सकता है, कोई और वैल्यू नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम में एक्स इज इक्वल टू 5 कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा आप में से कुछ लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये साइड में क्या लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन एक डॉट के बाद ऐसा आता है, आपके कीबोर्ड पे भी होगा, यानी कि ऐसा एक पॉइंट होगा उसके बाद ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसको सेमी कॉलन कहते हैं। सेमी कॉलन ये बताता है कि आपका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा इंट एक्स, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया, और उसी बात उसके नीचे लिखा हूँ एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि एक्स वेरिएबल में मैं 5 का वैल्यू को असाइन किया। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, क्या किया, दो स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है इसको मैं प्रिंट करूं, तो हमको एक चीज ये समझना होगा, फंक्शन बोल के एक चीज होता है। फंक्शन क्या है, पहले इसको समझते हैं। फंक्शन यानी कि किसी काम को करने के तरीका को कहते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं या इसको मेथड भी बोल सकते हैं। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से ही समझा देता हूं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि सपोज कीजिए कि मेरे घर पे पर्टिकुलर डिशेस बनते हैं, यानी कि मैं बिरयानी पसंद कर रहा हूं तो मैं बिरयानी का एग्जांपल दे देता हूं। तो मेरे घर पे बिरयानी बनता है, उसका एक अलग टेस्ट आता है, लेकिन वही बिरयानी मैं बाहर से खाता हूं तो उसका एक अलग टेस्ट आता है। तो खा तो सेम चीज रहा हूं लेकिन टेस्ट अलग है। तो यहाँ पे क्या है ना कि दोनों को बनाने का मेथड डिफरेंट है, इसीलिए दोनों का टेस्ट अलग है। तो मेथड कह सकते हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के तरीके को मेथड कहते हैं, या फिर एक चीज को बना रहे हैं तो उसके बनाने के रेसिपी को मैं मेथड कह रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ पका नहीं रहे हैं लेकिन कुछ कर जरूर रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। क्योंकि फंक्शन क्या है कि फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कंपाइलर इसमें अंडरस्टैंड कर रहा है। जैसे कि प्रिंट मैं लिखूंगा तो प्रिंट का डेफिनेशन, प्रिंट क्या काम करेगा कंपाइलर को पता है, कंपाइलर को डिफाइन किया गया है, तो मैं उसको यूज करके इसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखा PRINT प्रिंट, यहाँ पे पी भी स्मॉल है, डिस्प्ले पे हाथ उतना अच्छा बैठता नहीं है, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा राइटिंग को लेकर। डबल कोट के अंदर यहाँ पे %d लिखा हूँ, फिर डबल कोट को क्लोज किया हूँ, और यहाँ पे कॉमा देकर के एक्स को लिख करके ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमीकोलन दिया। तो ये पर्टिकुलर चीज डिस्प्ले पे जाकर के 5 लिख करके आ जाएगा। फिर यहाँ पे किसी का सवाल आएगा कि ये %d क्या है। %d बताता है कि किस टाइप ऑफ डेटा यहाँ पे प्रिंट होना चाह रहा है। तो %d यानी कि x जो है वो इंटीजर टाइप है, इसीलिए मैं यहाँ पे d लिखा हूँ। यहाँ पे और दूसरे अगर डेटा टाइप यूज करूंगा तो यहाँ पे कुछ और चीज आएगा, वो क्या आएगा मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोड सिर्फ और सिर्फ 5 प्रिंट करने के केपेबल है। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि मैं 5 नहीं प्रिंट करके मैं अपना नाम प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा। तो सपोज करो इसके लिए मैं इसको रब करता हूँ, फ्रेश एक प्रोग्राम लिखता हूँ। उसके लिए बहुत सिंपल है, उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, और जब नाम लिख रहे हैं हम तो नाम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को यहां पे लिख रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। अब जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर जब बनाइएगा तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग का स्पेलिंग है एस कैपिटल होता है TRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक टाइप ऑफ डेटा है, लेकिन ये मैं जब डेटा टाइप पढ़ूंगा तो बता दूंगा स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो मेरा नाम में क्या ना कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आ रहा है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कैरेक्टर कभी भी आता है तो सिंगल कोट में आता है, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर जब लाऊंगा तो डबल कोट लाऊंगा, और मैं अपना नाम प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ एडुलेंट, तो मैं एडुलेंट को प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो डिस्प्ले पे यानी कि आउटपुट पैनल पे एडुलेंट जाके एक्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एल कैपिटल है तो एल कैपिटल ही प्रिंट होगा, जैसा लिखा होगा वैसा ही प्रिंट होगा। तो ये था बेसिक सा प्रिंट का सिंटैक्स, और कोई भी कोड जब मैं लिखता हूं तो वो एग्जीक्यूट किस तरीके से करेगा वो मैंने अभी बताया। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज अभी मैंने जो लिखा है ये एक आउटपुट क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्रिएट करेंगे तो करने के लिए हमको मेन फंक्शन के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है मेन फंक्शन, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, मेन क्या है, अब जैसे कि एक ह्यूमन है, उस ह्यूमन यानी कि हम इंसान के हाथ पांव जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं वो एक पर्टिकुलर चीज से कनेक्टेड है। वो क्या है, वो ब्रेन है। तो मेरा हाथ पांव सारा चीज ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन के थ्रू सिग्नल जाता है तो सारा चीज काम होता है। उसी तरीके से
प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन यानी कि किसी चीज को उसके रिजल्ट तक पहुंचाता है वो होता है मेन फंक्शन। क्या होता है? मेन फंक्शन। मेन भी एक फंक्शन है जिसका एक पर्टिकुलर काम है। वो काम क्या करता है? जैसे कि उसको लिखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं यहाँ पे एक मेन लिखा और कोई भी फंक्शन आएगा ना उसके साथ ये ब्रैकेट आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट। जैसे कि मैंने अभी यूज किया प्रिंट। अच्छा मैं सॉरी प्रिंट लिखा था ना, प्रिंट एफ होता है सी में, सॉरी सॉरी। प्रिंट एफ होगा, प्रिंट वो पाइथन में सिर्फ होता है। तो रेक्टिफाई कर लीजिएगा, नोट्स कोई बना रहे हैं तो प्रिंट जहाँ पे भी लिखा हुआ वहाँ पे प्रिंट एफ होगा। तो जो भी मेथड आएगा वहाँ पे ऐसा ब्रैकेट के साथ आएगा। इसलिए मेन भी आया तो MAIN मेन, मेन के साथ भी ये ब्रैकेट आएगा। अब ये मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म होगा, ये बता रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं ब्रेसेस या पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस, जिसको हम लोग सेकंड ब्रैकेट बोलते हैं। तो सेकंड ब्रैकेट से ये मेन फंक्शन यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। तो अगर मैं कोई चीज को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ या एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ तो वो प्रिंट यहाँ इसके अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना नाम लिख दिया तो वो मैं इसके अंदर लिखूंगा तो ये वाला चीज जाके एग्जीक्यूट करेगा। नहीं तो मैं अगर ये चीज इसके अंदर नहीं देता मेन फंक्शन में तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, तो अब ये आउटपुट पैनल में जाकर के शो करेगा मेरा नाम। यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो नॉन IT बैकग्राउंड से है मैं उनसे खास तौर पे पूछना चाह रहा हूँ कि प्लीज नहीं समझ में आया है तो मुझे बोलिए। क्लास यहाँ पे अब तक हो गया है और मैं क्लास को एंड करने चाह रहा हूँ। अभी डाउट सेशन में आपको दे रहा हूँ, आप मुझसे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। खास तौर पे जो मतलब यानी कि जो मैंने अभी समझाया उससे रिलेटेड ही पूछिएगा, टॉपिक के बाहर कोई भी चीज़ नहीं पूछेंगे आप। सब क्लियर है। सब चीज़ क्लियर